उत्तर वैदिक काल। वैदिक संस्कृति को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व अनुमानित किया गया है। और ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह काल ऋग्वैदिक काल का एक विकसित काल था, जब लोग ऋग्वैदिक आर्य लोग विकास किए, उनकी राज व्यवस्था में परिवर्तन हुए, विकसित जीवन प्रणाली को अपनाया, सामाजिक रूप से विकसित जीवन प्रणाली को अपनाया, आर्थिक क्रियाकलापों में क्रांति आई, परिवर्तन हुए, विकास हुए, कृषि क्रांति आई। इसके अलावा कृषि में भी लौह क्रांति आई। तो ये सब विकसित रूप, ऋग्वैदिक काल का विकसित रूप उत्तर वैदिक काल को माना जा सकता है। उत्तर वैदिक काल का युग आर्य संस्कृति के विकास और प्रसार, उत्कर्ष व विभिन्नीकरण का युग था। इसमें इस काल में आर्य लोग पर्याप्त विकास किए, उनका प्रसार हुआ, भौगोलिक विस्तार हुआ, कई प्रकार के उत्कर्ष एवं पतन भी इस काल में देखने को मिलते हैं। और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से कई प्रकार के विभिन्नीकरण के युग प्रारंभ इसी काल में हुए। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि में एक निश्चित स्पष्टता आई। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल के पश्चात रचित वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो भी ग्रंथ रचे गए, उसी के आधार पर उत्तर वैदिक काल के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल की जा सकती है। ऋग्वैदिक काल के पश्चात सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद की रचना की गई। इसमें कई वैदिक संहिताएं भी हैं। इन सब की रचना इसी काल में हुई और इन सब रचनाओं से, इन सब ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन सभी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के तट पर की गई थी। आर्यों के जीवन में नदियों का बहुत महत्व है। आरंभ में आर्य लोग सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे, फिर उनका प्रसार हुआ, विस्तार हुआ और वे गंगा नदी के तट पर बस्तियां बनाकर निवास करने लगे। कई साम्राज्य भी इसी काल में उत्पन्न हुए और इन सब रचनाओं की, ग्रंथों की रचना गंगा के तट पर की गई थी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद हैं। इसके अतिरिक्त इस काल की जानकारी, इस काल के बारे में जानकारी चित्रित धूसर मृद्भांड से भी की जा सकती है। यह भी इस काल के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जिसके अवशेष अनेक शोधों एवं रिसर्च के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं। इस काल में लौह क्रांति हुई, कृषि में, वनों की कटाई में, बस्तियों के निर्माण में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। लोहे के प्रयोग की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल से ही
मानी जाती है। इसके भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। लोगों ने बस्तियां बनाकर रहना आरंभ किया, निवास करना आरंभ किया। वैसे इनके घर प्रारंभ में मिट्टी के होते थे और कच्ची ईंटों के हुआ करते थे। लेकिन इस काल में आर्यों के जीवन में पर्याप्त स्थायित्व आया और वे मानव बस्तियां बसाकर एक स्थान पर निवास करने लगे। इस काल में कृषि का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा और आर्य लोग विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल हुए। इस काल का भौगोलिक विस्तार को देखा जाए तो इस काल के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी पंजाब से लेकर गंगा के द्वाब तक विस्तृत था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा अथवा नर्मदा नदी एवं सदानीरा अथवा गंडक नदी का उल्लेख है। इसमें चित्रकूट, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का भी उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस काल में आर्यों का पर्याप्त विस्तार हुआ और वे हिमालय के पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने लगे। उन्होंने अपना एक प्रकार से आधिपत्य स्थापित किया। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की सर्वश्रेष्ठता इन स्थानों में स्थापित की। इस काल में अनेक बड़े बड़े साम्राज्यों का भी उदय हुआ और दो बड़े साम्राज्यों ने आपस में मिलकर विलय कर एक नवीन राजवंश की भी स्थापना की। जैसे कुरु पंचाल शासकों ने आपस में विलय कर एक नवीन वंश की स्थापना की, नवीन राजवंश की स्थापना की और उन्होंने साम्राज्य विस्तार के बाद मेरठ में स्थित हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर वैदिक काल के अंत में 600 ईसा पूर्व के लगभग वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोसल और उत्तरी बिहार के विदेह तक विस्तृत हो गए थे। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से आर्यों का विस्तार हुआ, प्रसार हुआ और नवीन संस्कृति वालों से उनका सम्मिलन भी हुआ और इस नवीन संस्कृति के साथ सम्मिलन के फलस्वरूप उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की, उन्हें विजित किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपनी एक नई संस्कृति, एक नई विकसित संस्कृति जिसमें राजनीतिक व्यवस्था पूर्व की तुलना में विकसित थी, सामाजिक व्यवस्था भी पूर्व की तुलना में विकसित थी, आर्थिक व्यवस्था भी पूर्व की तुलना में विकसित थी। एक नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ।